हिमांग में अवनमन। किसमें अवनमन? हिमांग में अवनमन। हिमांग में अवनमन भी क्या है? एक अणु संख्यक गुणधर्म है ना। जब मैं इससे पहले क्लास में अणु संख्यक गुणधर्म आपको जब बताया था तो उसमें परिभाषा के साथ कुछ उदाहरण दिया था, जिसमें वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बताया था जो हम पढ़ चुके, क्वथनांक में उन्नयन बताया था वो भी हम लोग पढ़ चुके। ये 3rd नंबर का अणु संख्या गुणधर्म है जिसका नाम क्या है हमारा? हिमांग में अवनमन। हिमांग में अवनमन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? पहले इसमें हिमांग को देखते हैं। हिमांग मतलब होता है ठंडा करना। ठंडा करना क्या होता है हमारा? हिमांग होता है। हिमांग का अगर हम परिभाषा देखें, हिमांग ताप की परिभाषा देखें तो आप बोल सकते हैं कि वह ताप, हिमांग वह ताप होता है या वह ताप जिस पर द्रव का हिमांग, या हम ये बोल सकते हैं द्रव का वाष्प दाब। किसका? द्रव का वाष्प दाब, है ना। मतलब ये बोलेंगे, पहले हम हिमांग को ही समझ रहे हैं भाई, अभी हम लोग अवनमन में नहीं पहुंचे हैं। तो हिमांग क्या होता है? तो हिमांग वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, है ना, और ठोस का वाष्प दाब, ठोस का वाष्प दाब, ठोस का वाष्प दाब दोनों क्या होता है हमारा? बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई हिमांग वह तापक्रम होता है जिस तापक्रम पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के क्या होता है? बराबर होता है। तो वह ताप क्या कहलाता है? हमारा हिमांग ताप कहलाता है। और उस ताप पर द्रव और ठोस एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में क्या होता है? पाया जाता है। तो इस तरीका से हम हिमांग को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हिमांग की क्या हो गया भाई? परिभाषा। आपको भी वैसे ही लिखना है कि हिमांग वह तापक्रम होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब एक दूसरे के बराबर होता है, और उस स्थिति में ठोस और जो द्रव होता है वो साम्यावस्था में क्या होता है? पाया जाता है, जिसको हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं? लिख चुके हैं। तो ये केवल अभी क्या देखे? हिमांग देखे। अब हमको क्या देखना है? हिमांग में अवनमन देखना है। इसके लिए थोड़ा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? पहले जैसे हम जानते हैं, अगर कोई वाष्पशील क्या है हमारा? वाष्पशील, अगर कोई वाष्पशील क्या है? द्रव है, तो उस वाष्पशील द्रव का या प्योर अवस्था में जो द्रव है उसका वाष्प दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब इस वाष्पशील द्रव में अगर कोई क्या मिला देते हैं हम लोग? अवाष्पशील अगर हम क्या मिला देते हैं? विलय मिला देते हैं, तो उस स्थिति में ये क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो उस स्थिति में अगर वाष्प दाब की बात करें तो वाष्प दाब क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है हमारा? कम हो जाता है। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो भी शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है? ज़्यादा होता है। और अगर उसमें कोई अवाष्पशील विलय क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है, अर्थात वो विलयन बना दिया जाता है, उस स्थिति में वहाँ पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अलग बात है कि वहाँ पर जो भी वाष्प होगा वो विलायक का ही होगा, लेकिन विलयन तो है ना भाई। तो इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं। ये तो हम पहले चेक कर चुके हैं। अब विलयन का वाष्प दाब क्या है हमारा? कम है। ये किसका वाष्प दाब है? विलयन का। तो विलयन का वाष्प दाब क्या है हमारा? कम है। यदि हम विलयन का ताप को क्या करें? कम करें, क्योंकि हमको तो पता चल गया कि विलयन का वाष्प दाब क्या है? कम है। यदि हम विलयन के ताप को क्या करें? कम करें, विलयन के ताप को क्या करें? कम करें, अर्थात कम करते जाएं। तो कम करते जाएंगे, अगर मान लो विलयन के ताप को क्या करते जाएं? कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो उस स्थिति में दाब भी क्या होते जाता है? आपका धीरे धीरे क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और जैसे जैसे हम ताप को क्या करते जाते हैं? कम करते जाते हैं, वाष्प दाब कम होता है। और एक स्थिति ऐसा आता है कि हमारा जो क्या होता है? जो विलयन होता है वो विलयन क्या हो जाता है? बर्फ हमें क्या हो जाता है? आपका परिवर्तित हो जाता है। तो वो जो ताप होता है जिस पर कोई विलयन क्या करता है? बर्फ हमें क्या होता है? परिवर्तित होता है, वो विलयन का क्या कहलाता है? आपका हिमांग कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा विलयन का हिमांग कहलाता है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि विलयन का जो हिमांग होता है वो क्या होता है हमारा? वो हमेशा क्या होता है हमारा? जो है कम होता है, बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर विलयन जो होता है उसका हिमांग क्या होता है? शुद्ध विलायक के हिमांग से कम होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पर देख करके कि जो भी विलयन होता है अगर हम उसका हिमांग की बात करें तो विलयन का हिमांग जो होता है वो शुद्ध विलायक का जो होता है उसके हिमांग से क्या होता है? आपका कम होता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांग और विलयन के हिमांग में जो क्या होता है? अंतर होता है, वही अंतर
अंतर आपका क्या कहलाता है हमारा, हिमांग में अवनमन कहलाता है या हिमांग में अवनमन कहते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं भाई, जैसे पहले लिखे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिमांग में अवनमन, हिमांक में क्या लिखेंगे हम लोग, अवनमन। तो हिमांग में अवनमन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक और विलयन, विलयन के हिमांग में अंतर को क्या बोलते हैं, हिमांग में अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, हिमांग में अवनमन को भी परिभाषित कर सकते हैं कि शुद्ध विलायक और विलयन के जो हिमांग होता है उन दोनों में अंतर या हिमांग में अंतर क्या कहलाता है हमारा, हिमांग में अवनमन कहलाता है। माना क्या, माना यहाँ पर शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांग T1 और विलयन का हिमांग, विलयन का हिमांग T2 है। माना शुद्ध विलायक का हिमांक ताप T1 और विलयन का हिमांक ताप क्या है, T2 है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डेल टी, अब बी नहीं करेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, एफ करेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है ना। तो ये हो जाता है डेल टी बी एफ, मतलब या आप तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी मात्रा ज़्यादा है, हमारा T2 की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि विलयन का जो हिमांक होता है और उसकी हम लोग बात करें तो इन दोनों में हम लोग देखें तो एक का हिमांक क्या होता है हमारा कम और एक का हिमांक क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर अगर लिखें तो यहाँ पर हिमांक किसका ज़्यादा है हमारा, ये हमारा इसका हिमांक क्या है, ज़्यादा है और इसका हिमांक कम है। तो इसे क्रमशः T1 और क्या किया जा सकता है, T2 क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और इन दोनों में जो अंतर होता है उस अंतर को फिर किससे दर्शाया जाता है भाई हमारा, ये दर्शाया जाता है आपका डेल टी एफ से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो हमेशा क्या होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है आपका ज़्यादा होता है और यहाँ पर विलयन का जो हिमांक होता है वो क्या होता है आपका कम होता है, मतलब वो जो है कम होता है। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांक ज़्यादा है तो पहले रख देते हैं और विलयन का हिमांक क्या है, कम है, तो उसको हम लोग बाद में रखते हैं। और इन दोनों का जो अंतर होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका डेल टी एफ, अर्थात विलयन का क्या कहलाता है आपका, या ये हिमांग में क्या कहलाता है, अवनमन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से क्या हो गया हमारा हिमांग में अवनमन। अब यहाँ पर जो हिमांग में क्या होता है, जो अवनमन होता है उसमें अगर हम शुद्ध विलायक और विलयन और ताप के बीच अगर क्या करते हैं, आरक खींचते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब और ताप के मध्य वक्र खींचने पर तो हम जैसे हम क्या करते हैं, इसमें वक्र खींचते हैं तो यहाँ पर एक वक्र क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा वक्र बना दिए, ये वाला किसको शो करता है, तापक्रम को, ये वाला शो किसको करता है, हमारा वाष्प दाब को। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको दो वक्र क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसमें ये वाला क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्रमशः किससे दर्शाते हैं भाई, इसको दर्शा देते हैं हम लोग ए, ये हो जाता है बी और ये हो जाता है आपका सी। ये जो होता है ये द्रव का वाष्प दाब होता है, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का क्या हो गया हमारा वाष्प दाब। और यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, ये होता है ठोस का वाष्प दाब, ठोस का वाष्प दाब। तो ये क्या हो गया, ठोस का वाष्प दाब। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक और आरेख इस प्रकार से बना देते हैं जिसको क्रमशः क्या करते हैं, ए बी सी हो गया, तो ये हो गया डी और ये क्या हो जाता है हमारा ई से क्या करते हैं, सो
करते हैं। तो यहाँ पर ये किसको शो करता है, हमारा विलयन का क्या होता है, हमारा वाष्प दाब होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक छोटे से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक संगत बिंदु क्या करते हैं, जो द्रव का और ठोस के वाष्प दाब को क्या करता है, आपका शो करता है। इसको हम लोग किससे करते हैं, हमारा T1 से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो T1 कर सकते हैं हम लोग, जिसमें वाष्प दाब आपका क्या है, हमारा ज़्यादा है, और साथ ही साथ हिमांक भी क्या है, आपका ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर और आगे हम देखें तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम पहले किसको करते हैं भाई, ये जो है इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक हमारा होता है जिसमें विलयन का वाष्प दाब की बात करें तो विलयन का जो क्या होता है, वाष्प दाब होता है इसको T1, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा इन दोनों का वाष्प दाब होता है उसको T2 से अगर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमारा ये जो अवस्था होता है हमारा T1 को शो कर रहा है, और ये किसको कर रहा है, T2 को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और इन दोनों का जो क्या होता है, हमारा जो अंतर होता है वो अंतर आपका क्या कहलाता है, हिमांक में क्या कहलाता है, अवनमन कहलाता है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसका वाष्प दाब क्या है, हमारा ज़्यादा है खल इन दोनों में। अब द्रव का वाष्प दाब, इसका हमारा क्या होगा, हमारा वाष्प दाब, तो साथ ही साथ इसका हिमांक भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़े से हम इसका आरेख को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब उस आरेख को देखने के पश्चात आपको बहुत सारा यहाँ पर क्या होता है, तथ्य की क्या होती है भाई, प्राप्ति होती है। तथ्य देखने से क्या मिल रहा है, यदि हम तापक्रम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब क्या होते जाता है, क्रमशः बढ़ते जाता है ना। और साथ ही साथ विलयन का भी वाष्प दाब बनता है, लेकिन आरेख से पता चल रहा है कि द्रव का वाष्प दाब, ठोस का वाष्प दाब हमेशा ऊपर, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, हमेशा नीचे होता है। तो ये पहला पॉइंट इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, जैसे पहले लिखे थे। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आरेख दिख रहा है उसमें हमारा क्या होता है, ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये D वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, हमारा ये हमारा जो विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, D वह बिंदु होता है जो विलयन के वाष्प दाब को शो करता है। और यहाँ पर D बिंदु का संगत ताप क्या होता है, हमारा T1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, B एक बिंदु होता है जिसमें द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब क्या होता है, बराबर होता है, और इसका संगत ताप क्या होता है, T2 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये दूसरा पॉइंट में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा द्रव और अगर ठोस की बात करें, शुद्ध द्रव या ठोस की बात करें तो उसका जो हमारा क्या होता है, हिमांक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा, और विलयन का हिमांक क्या होता है, आपका कम होता है। अर्थात यहाँ पर T1 और क्या किया जा सकता है, T2 लिखा जा सकता है। और इन दोनों का जो अंतर होता है, यही अंतर आपका क्या कहलाता है, डेल TF के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से इसमें 3 पॉइंट क्या किया जा सकता है, आरेख को देख करके लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया आरेख। अब जो है प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर भाई, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर है ना, निष्कर्ष निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया, निकाला गया कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन है ना, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। पहले जैसा मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारा M होता है। और यहाँ पर इसको समानुपाती को हटा दें तो डेल TF जो है समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, KF, और यहाँ पर क्या हो जाता है, M हो जाता है। ये KF क्या होता है, हमारा मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, नमन स्थिरांक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्या, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो लिख सकते हैं किसी विलयन का मोलल है ना, अवनमन स्थिरांक, अवनमन
अवनमन स्थिरांक। तो क्या लिखे, किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक विलायक के हिमांग में हुई उस कमी के बराबर होता है, उस कमी के बराबर होता है जो एक मोल विलेय को 1 केजी विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है। तो इस तरीक़ा से हम मोलल, है ना, हिमांग अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक विलायक के हिमांग में हुई कमी, मतलब विलायक पहले क्या था हमारा, हिमांग ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही उसमें हम क्या घोल दिए, अवाष्पशील घोल दिए, तो उसका हिमांग में क्या आ गया, कमी आ गया। यही तो बोल रहे हैं ना। यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो ऐसे दिख रहा है हमारा, ये हमारा क्या होता है, हमारा ये ताप होता है, जिसका हम अगर बात करें, और ये क्या होता है हमारा T2 होता है। तो किसका हिमांग ज़्यादा होता है हमारा, इसका, और इसका हिमांग क्या हो जाता है, कम होता है, इसलिए तो लिखे T1 माइनस क्या होता है, T2। तो इस तरीक़ा से मोलल हिमांग अवनमन स्थिरांक को भी हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या भाई, हिमांग में अवनमन। अगर आता है तो जितना मैं शुरू में समझाया हूँ और अभी जो समझाया हूँ उतना आपको लिखने की क्या है, आवश्यकता है। हाँ, ये पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाता है। अब हम जो है आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे का टॉपिक हमारा क्या दिया गया है भाई, आगे का टॉपिक दिया है हिमांक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो कहाँ से करेंगे भाई, हिमांक अवनमन से, ठीक है, हिमांक अवनमन से, ठीक है। हिमांक अवनमन द्वारा, हिमांक अवनमन क्या था, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, m था, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, हट गया, तो एक कांस्टेंट आया क्या, Kf, और ये कितना हो गया, m। Kf क्या बताया अभी भाई मान लो, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये अभी हम लोग जस्ट देखे। अब हम जानते हैं, ये तो इतना हो गया, हमको पहले से पता है, पढ़ चुके हैं कि m बराबर क्या होता है, m मोललता होता है, और मोललता बराबर होता है WB इंटू क्या होता है हमारा 1000 अपान होता है आपका MB, और ये होता है हमारा W। ये हमको पता है, क्यों, क्योंकि m क्या होता है, मोललता होता है, WB क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान होता है, विलेय का द्रव्यमान इंटू कितना हो गया हमारा 1000। MB क्या होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी बोल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, और इंटू कितना हो जाता है हमारा W हो जाता है। मतलब इसी चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इस m के मान को यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं भाई, चाहे तो समीकरण करके भी कर सकते हैं। तो आगे हम क्या कर देते हैं, डेल TF इज इक्वल टू, ये हो जाता है KF। अब m का मान क्या है, ये है m का मान, तो ऊपर में क्या है हमारा WB इंटू कितना है हमारा 1000 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है हमारा MB है, और क्या है हमारा W है। तो यहाँ से एक हमको क्या हो जाता है, समीकरण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जो कि कोई क्वेश्चन जो होता है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है भाई, और यहाँ पर MB क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है, इसलिए MB को हम क्या कर देते हैं, इस साइड क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो जैसे हम MB को क्या करते हैं, पक्षांतरित करते हैं, क्योंकि हमको ज्ञात करने के लिए वही बोला गया है। तो अंततः हमारा क्या हो जाता है, जो मान होता है वो क्या प्राप्त होता है भाई, ये प्राप्त हो जाता है आपका MB, है ना, और MB तो मिल गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर में क्या है, एक KF है, उसके बाद क्या है WB है, इंटू कितना है हमारा 1000 है,
ठीक है, 1000। नीचे में क्या गया, ये इस तरफ चला गया तो डेल टी एफ क्या हो गया, नीचे चला गया और ये कितना हो जाता है, W हो जाता है। और यही हमारा विलेय का जो क्या होता है, आणविक द्रव्यमान को क्या करता है, शो करता है, अर्थात ये फाइनल सूत्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया हिमांक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय का क्या, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है ना के लिए सूत्र होता है। तो ये आपका, इसको भी आपको विशेष ध्यान में रखना है भाई। अब जो है यहाँ पर कुछ चीज़ और हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आगे का टॉपिक होता है हमारा, ये है हमारा हिमांक अवनमन का अनुप्रयोग। अवनमन का क्या देखना है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, उपयोग। तो हिमांक अवनमन का क्या है, बहुत सारा अनुप्रयोग है भाई। फिलहाल एक हम यहाँ पर 2 अनुप्रयोग दिया है। पहला दिया है हमारा हिमरोधी विलयन बनाने में, हिमरोधी क्या बनाने में, विलयन बनाने में, विलयन बनाने में। हिमरोधी विलयन बनाने में मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ठंडे इलाका होता है, उस ठंडे इलाका में अगर हम देखें तो गाड़ी का जो रेडिएटर रहता है, गाड़ी का जो क्या होता है हमारा भाई, रेडिएटर आपने देखा होगा, जो 4 पहिया गाड़ी होता है उसमें क्या होता है, गाड़ी का रेडिएटर होता है, जिसमें क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है। और ठंडे प्रदेशों में जब क्या करते हैं, उस गाड़ी के रेडिएटर में पानी भरे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान ऐसे क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए क्या हो जाता है, पानी जो है यहाँ पर बर्फ़ में, अर्थात रेडिएटर में वहाँ पर क्या हो जाता है, बर्फ़, पानी जो है बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। और मान लेते हैं बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, अतः पानी जो है बर्फ़ में परिवर्तित ना हो, इसलिए क्या कर दिया जाता है, उस हमारा जो रेडिएटर होता है उसमें पानी के साथ एक जो है पदार्थ जिसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकॉल बोलते हैं, है ना। इसको क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। जैसे ही एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, पानी में मिलाया जाता है, पानी का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब हिमांक में क्या कर देता है, कमी ला देता है। कौन, एथिलीन ग्लाइकॉल किसके हिमांक में कमी ला देता है, पानी के हिमांक में। और फिर उस स्थिति पर रेडिएटर जो होता है उसमें बर्फ़ में जो है पानी बदल नहीं पाता, मतलब पानी जो है बर्फ़ में परिवर्तित नहीं होता है या बदल नहीं पाता है, किसके कारण, एथिलीन ग्लाइकॉल के कारण। तो यहाँ पर जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है वो हिमरोधी के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। कभी कभी क्वेश्चन करता है हिमरोधी क्या है, तो बता देना कि वह पदार्थ जिसकी आवश्यकता अनुसार, है ना, मात्रा मिला करके किसी भी विलायक के हिमांक में क्या किया जा सकता है, कमी लाया जा सकता है। तो मिलाया गया पदार्थ ही क्या कहलाता है, हिमरोधी कहलाता है। एक दूसरा अनुप्रयोग होता है हमारा सड़क पर जमे बर्फ़ को हटाना, बर्फ़ को क्या करना, हटाना। तो सड़क पर जमे बर्फ़ को भी क्या किया जाता है, हटाने में हिमांक अवनमन का अनुप्रयोग किया जाता है। जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर जो क्या होता है, जो सड़क होता है उस सड़क पर क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है। तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए वहाँ पर नमक का क्या किया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे ये नमक जो होता है हिमरोधी के जैसा व्यवहार करता है और बर्फ़ के जो हिमांक होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, मतलब सड़क पर बर्फ़ नहीं जम पाता है। तो इस तरीक़ा से, है ना, ये क्या होता है, हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग होता है भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट जो अनुसंख्यक गुणधर्म है जिसका नाम है परासरण दाब, वो हम क्या करने वाले हैं, आगे वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल क्या करते हैं भाई, इतना ही करते हैं।